नमस्कार बच्चों, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सेशन चल रहा है। इसके वीडियोस आपको इस चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको इस वीडियो में हम इसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट है 25 क्वेश्चन हमने पहले करा दिए हैं। इसके पहले अगर वो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये 76 नंबर का, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है तो कौन सी है। इसमें प्लेटिनम है, कॉपर है, आपका आयरन है, लोहा Fe बोलते हैं, और ये आपका सिल्वर है, चांदी। तो कौन सी धातु है जो कि अपने मूल रूप में पाई जाती है। तो सही आंसर है आपका Ag। जो चांदी होती है वो अपने मूल रूप में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा Ag डी वाला। क्वेश्चन 77 नंबर का देखिए, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किस चीज के कारण जो है हरा हो जाता है। ध्यान रखना, पीतल का रंग जो है कैसा हो जाता है, हरा। जैसे जंग में उसमें जंग लग जाता है ना। कॉपर में भी ऐसे ही एक लेयर चढ़ जाती है। ऐसे ही पीतल में जब बहुत दिन तक रखा जाता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उस पर भी एक लेयर जम जाती है जो ग्रीन कलर की होती है। वो किस चीज का रंग होता है, उस तत्व का नाम आपको बताना है ना। तो वो तत्व आपका क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, यानी CuCO3 जो होता है। CuCO3 कहाँ पे है, यस सी वाला ऑप्शन है। तो CuCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट की एक हरी लेयर जम जाती है उस पीतल के बर्तन के ऊपर, या जो भी रहेगा उस चीज का, पीतल का बना हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 78 नंबर देखिए, झलाई लिखा हुआ, ये आपको समझ में तो नहीं आने वाला। यहाँ पे आप देखिए, एलॉय यूज टू वेल्डिंग। वेल्डिंग समझ में आता ही होगा। जैसे दो आयरन की चीजें होती हैं टूटी हुई, तो उनको जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज किया होगा, आपने देखा होगा कि दुकान रखे हुए होते हैं साइकिल का, जैसे पैडल वगैरह टूट जाता है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए, या फिर उसका जो कैरियर होता है वो सब कुछ भी उसका पार्ट टूटता है तो उसको वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। तो वही वेल्डिंग है जो आप जानते हो, दुकानों पे देखते हो। तो वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु को एलॉय बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो वो किस चीज का बना हुआ होता है ना। तो वेल्डिंग जो होता है वो किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है, ये आपको बताना है। तो लेड और टिन की मिश्र धातु का बना हुआ होता है जिससे वेल्डिंग की जाती है, राइट। तो ये एक्चुअली उस रॉड की बात कर रहा है ना। तो वो आपका लेड और टिन, लेड को Pb से लिखा जाता है, Pb, और प्लस कौन सा रहता है आपका Sn, टिन को लिखा जाता है Sn से। तो इनकी मिश्र धातु का बना होता है। तो आप देख लीजिए, लेड यानी सीसा और टिन कहीं पे होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए में आपका है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए 78 के बाद 79 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरल अधातु, ध्यान देना, तरल अधातु नॉन मेटल की बात कर रहा है, और वो भी कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो लिक्विड, ऐसा कौन सा धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में इकलौता होता है। समझ लीजिए, सामान्यतः धातु क्या होती हैं, तरल नहीं होती हैं, सॉलिड या फिर आपके पिसी हुए रूप में होती हैं, पोरस कंडीशन में तो ऐसी होती है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड कंडीशन में रहता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है आपका ब्रोमीन। और इकलौता एकमात्र ऐसा धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम होता है Hg, पारा बोलते हैं, मरकरी, है ना। तो ये दोनों में ध्यान रखना, Hg क्या है, धातु है, जबकि आपका ब्रोमीन क्या है, अधातु है। दोनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है इसमें ब्रोमीन है, आपको हो सकता है कि पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा अगर धातु पूछेगा तो। बाकी अभी के लिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ब्रोमीन, क्योंकि अधातु पूछा है, वो भी तरल। आगे बढ़ते हैं, अगला 80 नंबर का क्वेश्चन, पीतल किस चीज का, किसकी मिश्र धातु होता है ना। पीतल डैश की मिश्र धातु है। तो पीतल किन चीजों की मिश्र धातु होती है। तो कॉपर और जिंक जो होता है, कॉपर Cu+Zn, है ना। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है क्या, पीतल। तो याद रखिएगा, पीतल किसका किसका किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल बनता है। इसकी एक मिश्र धातु होती है, एलॉय होती है। आगे बढ़िए, 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप है ना। देखिए एलोट्रोप बोलते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच पोसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कार्बन का ऐसा अपर रूप जिसका उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कौन सा है। तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे जो ठोस सबसे पदार्थ होता है ना, वो आपका हीरा, ये एक कार्बन का अपर रूप होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो सही आंसर डी आपका हो जाएगा। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, वह यौगिक जो जलाने पर धूमिल ज्वाला, यानी कि जो मतलब साफ नहीं, एकदम गंदी धूमिल ज्वाला की रूप देता है, तो वो आपको इसमें से कौन सा है ना। तो जो
देखिए इसमें इसका जो सही आंसर होगा जो एथिलीन होता है, आपने देखा होगा, जो देखा कहाँ होगा, लैब में ही पता चलेगा। फिलहाल एथिलीन जिसको फार्मूला आपने पढ़ा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है। इसको हम सामान्यतः ऐसे भी लिखते हैं C2H4 भी लिखा जाता है। क्या होता है ये? एथिलीन। तो C2H4 इसमें है कहीं पे? यस, इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो इसको बोलते हैं हम लोग एथिलीन। एथिलीन जो है जब जलता है तो वो क्या करता है, एक धूमिल ज्वाला के साथ में जलता है, या यूं कह लो कि एक धूमिल ज्वाला देता है। तो आपका सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन, निकिल। निकिल जो होता है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कीन में हाइड्रोजन मिलाना डैश है ना। ये देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट इज। तो जैसे जो निकिल उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, उसकी उपस्थिति में जो अल्कीन में अगर हाइड्रोजन को मिला दिया जाए, ध्यान देना, अल्कीन में क्या मिलाया जा रहा है? हाइड्रोजन मिलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, ये अपचयन है कि उपचयन, यानी रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, या एडिशन एंड एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, राइट। तो क्या हो रहा है, अल्कीन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन मिल रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ जब भी संयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, यानी रिडक्शन कहलाता है। और अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है किसी तत्व का तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यही बिल्कुल बेस सी चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी तत्व, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है तो इसका मतलब उस तत्व का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन के साथ में संयोग किया तो क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे लॉजिकल चीजें आप ध्यान रखिएगा तो आप इजिली जो है क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा। एक यौगिक ए है जिसका सूत्र C3H8O लिखा हुआ है ना, C3H8O। अब आपको देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है कि उसके दो संरचनात्मक समावयव हैं, है ना, उसके जो आइसोटॉप्स हैं, आइसोमर्स हैं, उसके दो आइसोमर्स हैं, राइट। उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है, यौगिक ए क्या है, राइट। तो ध्यान देना, तो आप इसको जैसे ही यौगिक ए को पूछ रहा है कि यौगिक जिसका सूत्र ये दिया हुआ है ना, उसके दो संरचनात्मक अवयव हैं, समावयव हैं, उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है, यौगिक ए पूछ रहा है जिसका सूत्र ये दिया हुआ है ना, इसका एक्चुअली नाम पूछ रहा है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है ना। ये बेसिकली कुछ नहीं, इस ये जो नाम दिया हुआ है इसका आपको नाम पूछ रहा है IUPAC पद्धति में नाम, IUPAC पद्धति में नाम। लेकिन देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए किस तरह से बना के पूछता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लीजिए, है ना। देखिए कार्बन 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 ऐसे जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरह से ऐड करते चलेंगे, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस तरह से, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन हो गए। एक ऑक्सीजन के साथ में ये पे क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन भी, तो यानी एक सिंगल बॉन्ड OH इस तरह से जुड़ जाएगा। सभी में सिंगल बॉन्ड है, आप देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार हो गया। सभी में सिंगल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है OH। OH का मतलब होता है ऑल, है ना, ऑल इसका उच्चारण होता है ऑल। तो अब सिंगल बॉन्ड है तो एथ यूज होता है, राइट, सॉरी एथेन। सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड में एन होता है और इन होता है आपका डबल बॉन्ड में, और आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड में। तो चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही ऐड है तो इसका मतलब एन का उच्चारण होने वाला है, राइट। तो इसके नाम में क्या लगेगा? एन लगेगा। तो ये बनेगा, एक्चुअली देखिए कार्बन की संख्या गिनिए, तो कार्बन की संख्या इधर से 1 2 3, चाहे आप इधर से 1 2 3 भी काउंट कर सकते हो, राइट। तो 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन हो गया तो क्या बन जाएगा? प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन और प्लस ऑल, राइट। इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल, राइट। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन जाएगा। लेकिन कितने पे? ये देखिए इसमें नंबर करके लिखा हुआ था, जिस पे ये OH ग्रुप लगा हुआ था, फंक्शनल ग्रुप, उसको नंबरिंग कर देना है कार्बन से, ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो हम इसको देखिए चाहे लेफ्ट से काउंट करें चाहे राइट से, अगर हम इस तरफ से काउंट करते हैं 1 2 3 कार्बन देंगे तो इसमें 3 OH यानी कि 3 प्रोपेनॉल लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि काउंटिंग किधर से है? काउंटिंग इस साइड से है। तो ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 1 प्रोपेनॉल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं डियर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 नंबर, विकृत परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित जो विषैला जैविक यौगिक होता है वो क्या होता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है ना। ये आपका जो फार्मिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल हिंदी में, तो ये ही वो जैविक होता है, यौगिक होता है ना, जैविक विषैला जैविक यौगिक है, जो किसमें पाया जाता है? विकृत का मतलब जो बेकार हो चुका रहता है, विकृत परिशोधित स्पिरिट में, है ना। पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डीनेचर रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो क्या होगा इसमें? फॉर्मिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइन अल्कली इज, है ना, इज कॉल्ड। तो देखिए अल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर है जिसका जलीय अपघटन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है साबुनीकरण, है ना, सॉप्निफिकेशन बोलते हैं, है ना, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन हिंदी में साबुनीकरण बोलते हैं। सॉप मतलब साबुन होता है, तो उसी से यह बना हुआ है शब्द। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 87, वनस्पति तेल जो होता है, यानी कि जो पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं उन सबसे या फिर उनसे जो बनाए हुए जो तेल होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? संतृप्त वसा अम्ल लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है, संतृप्त वसा अम्ल या तो असंतृप्त, इन्हीं दोनों में होगा, या फिर पहला या फिर सी वाला, या तो संतृप्त या असंतृप्त, आपको पहचानना है। तो आपको सही बताएं कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल हम इनको कहेंगे। असंतृप्त का मतलब, अगर इनके जो केमिकल फार्मूले होते हैं, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड, देखिए जब सिंगल बॉन्ड से अगर केमिकल फार्मूले जो उनका स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो इसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त जो भी रहेगा, वसा अम्ल है तो संतृप्त वसा अम्ल हो गया। अगर यही सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या यूं कह लो कि असंतृप्त वसा अम्ल बनेगा। तो सही आंसर फिलहाल क्या होगा इसका? असंतृप्त वसा अम्ल। असंतृप्त का मतलब होता है कि इनको ब्रेक होने में काफी कठिनाई होती है, ये इजिली ब्रेक नहीं होते हैं, यानी टूटते नहीं हैं। तो जिसको कहते हैं कि अगर हम यूज़ करते हैं जो वनस्पति तेल होता है, उनको यूज़ इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो नॉर्मली जो डाइजेस्ट नहीं होते सही से। डाइजेस्ट होने का मतलब कि ये टूटते नहीं हैं आसानी से, जो असंतृप्त होते हैं। जो संतृप्त होते हैं वो इजीली टूट जाते हैं, यानी उनका डाइजेशन इजीली हो जाता है। जब टूटेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो फैट हैं तो चिपके पड़े रहेंगे कहीं ना कहीं, और कहाँ चिपकते हैं? वो जाके हमारी नर्वस सिस्टम में चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लॉकेज उत्पन्न होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है उस वजह से, और हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़िया से बनता है। इसीलिए इसको यूज कम करना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 पे। भारी पानी साबुन के साथ गाजा बनाता है। गाजा समझते होंगे आप, फॉर्म की बात कर रहा है ना। देखिए फॉर्म्स स्कम, स्कम होती है आपने देखा होगा जब कपड़ा आप धुलते हैं तो बहुत सारा ऐसे 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 ऊपर में बन जाता है ना, उसी को गाजा बोलते हैं। तो वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है ना। तो देखिए वो जो आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ देखिए 88 का जो है। तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण ही वो गाज बनता है, वो झाग जिसको कहते हैं, एक्चुअली यहाँ गाज लिखा हुआ है, कहीं कहीं उसको झाग भी बोलते हैं, फेना बोलते हैं, इसका और भी नाम है देखिए, फेना, झाग, गाज, ये सब बोला जाता है अलग अलग जगहों पर। तो वो किसके कारण बनता है? कैल्शियम क्लोराइड के कारण, CaCl2 के कारण बनता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिशेल का जल विरोधी अंतः हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि देखिए जो जल विरोधी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज, है ना, क्योंकि वो जो है नॉन पोलर होता है, यानी कि अध्रुवी होता है। ध्रुवी नहीं रहेगा तो वो नॉर्मली क्या हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है इजिली। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते, इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो सजातीय श्रृंखला में आपका नहीं आता है? ये आपको पहचान के बताना है। तो देखिए सही आपको बता दूं, आप इसका सबका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सभी सिंगल बॉन्ड में बनेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले ही आपके सजातीय, या फिर मतलब एक सेम बॉन्ड में बनेंगे।
सजातीय का मतलब एक सेम, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के साथ सभी कनेक्टेड, सिंगल बॉन्ड में है तो सिंगल बॉन्ड में सभी कनेक्टेड होंगे, इस तरह से। और विजातीय का मतलब कहीं सिंगल कहीं डबल बॉन्ड का कनेक्शन हो। तो जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार करेंगे जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ C4H12O का, तो इसका जो बनता है आपको देखिए इस तरह से बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और उसके साथ में आपका हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन रहेगा, इस तरह से कनेक्टेड रहता है, राइट। और हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 है ना। और यहाँ पे आपका भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे ओ रहता है ना। तो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, है ना। और हमको चाहिए 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए। तो जब भी इसका आप बनाएंगे तो फिलहाल आपको इसी तरह से मिलने वाला है। अब इसमें और भी कनेक्ट करना है, तो देख लीजिएगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है, और सबका बना के हुए जाइएगा तो आपको यही फॉर्म आपको मिलेगा कि ये जो बी वाला है ये आपका सजाती श्रृंखला नहीं बनाता है। सजाती श्रृंखला का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, अन्य परमाणुओं के साथ जो सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकलन, समन्वयन, श्रृंखलन, बहुलीकरण, है ना। तो जो श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग श्रृंखलन ही कहते हैं। तो सही क्या आंसर हो जाएगा, श्रृंखलन, सी वाला। देखिए लंबी श्रृंखला बनी तो क्या हो गया, श्रृंखलन। आगे चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए 92 वाला दिया हुआ CH3COOH, है ना। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, और उसके बाद C2H5OH यहाँ पे है आपका एथेनॉल दिया हुआ है। यहाँ पे एरो के ऊपर भी एक ऐसे X बना हुआ है, जो एरो के ऊपर होता है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं ना, उत्प्रेरक। उसकी उपस्थिति में ये जो दोनों हैं मिल करके एक चीज बना रहे हैं यहाँ पे CH3COO C2H5, और जो है आपका पानी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये जो आपका CH3COOH C2H5 है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये जो है आपका इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या है ये, एथिल एसीटेट एक सॉल्ट होता है ना। ये आपका फॉर्म होता है किसकी उपस्थिति में, सॉरी ये सॉल्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता है आप किसकी उपस्थिति में, H2SO4 जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है इसकी उपस्थिति में। तो ये एक आपका सॉल्ट के रूप में वर्क करता है, और ये आपका फॉर्म करता है क्या, एथिल एसीटेट, और साथ में पानी बनाता है। तो सही आंसर क्या होगा, X की जगह पे X जो तत्व है वो तत्व क्या है, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट होता है। आगे बढ़ते हैं 93 का। देखिए आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किस पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है परमाणु संख्या पर, ये सभी को आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 94 का देख रहे होंगे। अब जो है आ रहा है वो डायरेक्टली फैक्ट वाले क्वेश्चन है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो 18-35 परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं वो किस समूह के अंतर आते हैं, तो वो आपके 7वें समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, राइट। तो इनमें से कौन सा तत्व है जिसका स्वभाव क्या है, विद्युत धनात्मक की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, राइट। तो देखिए सल्फर है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, तांबा है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, है ना। क्यों, तांबा Cu कॉपर, है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो ये क्या बनाता है आपका Cu प्लस का आयन बनाता है, राइट। ये आई थिंक कि प्लस प्लस बनाता है, ये आप चेक कर लीजिएगा कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बाहर कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर देगा उतने यहाँ पे प्लस चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 96 का। आवर्त सारणी का जो द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व है, देखिए यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो कौन सा है इसमें जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको बता दें, फर्स्ट नंबर पे आता है फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या पूछा है, द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक, तो क्या होगा, ऑक्सीजन। पहला अगर पूछता तो क्या होता, फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 अर्धपूरित
बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व कौन सा है? काफी टेढ़ा और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। इसको लिखा जाता है Al से। अगला है मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इसको हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,3। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,2। और Mg जो है उसके बाद हमारा बोरॉन है B, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। तो ये बन जाएगा 2,3। और फिर आगे जो है आपका नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7, ये बन जाएगा आपका 2,5। अब जरा ध्यान दीजिए, जो आउटर सेल हैं मैं इनको सर्कल कर रहा हूं। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को आपको देखना है। क्यों पूछ रहा है? देखिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, तो 3, 2, 3, 5 की बात कर रहा है। अब मैं इन्हीं को चेक करता हूं कि किसमें जो है कह रहा है कि अर्धपूरित यानी आधा भरा हुआ। ध्यान देना, अर्धपूरित का मतलब क्या हुआ? आधा भरा हुआ। तो ध्यान देना, जैसे आपने पता होगा SPDF तो पढ़ा ही होगा, है ना, जो सेल होता है। तो S में कितने सेल होते हैं? सिंगल। P में कितने होते हैं? तो भाई P में 3 होते हैं, और D में 5, और फिर आगे इस तरह से बढ़ता रहता है। फिलहाल हम देखेंगे, तो अब इनको भरना। और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, मैक्सिमम 2 रहते हैं। इस तरह से आपका स्पिन होता है, राइट। तो इस तरह से आपने पढ़ा ही होगा। अब आगे देखिए, अब इस जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आपका लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो 3 के लिए देखिए एक सेल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो SP, S फिर क्या बनेगा? P। तो एक सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनेंगे, और दूसरा जो है आपका P, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आधा भरा नहीं है, बिल्कुल ये वाला आंसर नहीं होगा इसका मतलब। लेकिन अगर मैग्नीशियम की हम अगर बात करें तो देखिए मैग्नीशियम Mg है, सेम यही चीज रहेगी। उसमें 2 हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों भर जाएंगे इस तरह से, और ये आपका पूरी तरीके से P वाला खाली ही रहेगा। तो अर्ध भरा हुआ कोई नहीं है, राइट। ये पूरा भरा हुआ है और ये बिल्कुल भरा ही नहीं है, और तो ये भी आपका नहीं होगा। अब मैग्नीशियम के बाद हम बात करें अगर बोरान की। बोरान में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है 3, तो एक तो यहाँ पे इस तरह से भरा रहेगा, और P वाला सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो जाएगा, तो इस तरह से रहेगा। तो ये तीनों खाने भाई, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा, तब ये आपका अर्ध भरा हुआ रहेगा, ये बाह्य वाला सेल। अब बचता है नाइट्रोजन। तो आपको पता ही चल गया होगा कि आंसर सही होगा नाइट्रोजन का, लेकिन क्यों और कैसे उसको भी देख ही लो जब इतना देख रहे हो। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह रहेगा, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आगे। तो ये S है, S में 2 रह सकते हैं, फिर P में आपका फिर आगे जाएगा। तो S में 2 इस तरह से भर जाएंगे, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। लेकिन P वाले में कैसे रहेगा? तीनों देख लीजिए, P में पहले में 1, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में ऐसे भर जाएगा। तो ये देख लीजिए तीनों सेल क्या हो गए? आधे भरे हुए। अब जब दूसरा आता तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से भरता, लेकिन इसमें 3 ही है, तो ये तीनों भर गए लेकिन आधे भरे हैं। इसका मतलब ये जो बाह्य सेल है यही आपका अर्धपूर्ण है, अर्धपूरित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम, ये देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था। अगर आप एग्जाम दिए हुए हैं और जरा सा आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया था, बस यहाँ आरबी की जगह पे कुछ और था, राइट, कुछ और हुआ था। आई होप कि यहाँ पे जिंक था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आरबी का जो पूरा नाम है, क्या आपको पता है कि आरबी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रूबिडियम। आरबी का नाम होता है रूबिडियम। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रूबिडियम, रूबिडियम। तो इसकी जगह पे जिंक यानी Zn, आई होप कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है था। तो फिलहाल 98 का जो प्रभावी केंद्र आवेश का क्रम है वो क्या सही है? वो हमारा लिथियम सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर रूबिडियम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 99 देखिए, निम्नलिखित में से त्रयी है। त्रयी यहाँ पे इंग्लिश में देखिए ट्रायड की बात कर रहा है ना, इसमें से कौन सा ट्रायड है? तो आपको बता दें कि जो डॉबिनर थे, है ना, डॉबिनर का ट्रायड रूल है। डॉबिनर ने ट्रायड रूल दिए थे, जिसमें उन्होंने कुछ तत्वों के जो ट्रायड थे फॉर्म करते हैं उनको लिस्ट आउट किया था। तो आपको मैं वो लिस्ट बता दे रहा हूं, आप उस लिस्ट से याद रखिएगा कि कौन कौन से तत्व ट्रायड फॉलो करते हैं। तो देखिए लिथियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। एक ट्रायड ये बनता है। दूसरा ट्रायड बनता है देखिए कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम Sr लिखा जाता है, और
बेरियम यानी Ba, और एक दूसरा ट्राइड हो गया, और एक ट्राइड बनता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो इन तीनों में से आप देख लीजिए कि कौन सा वाला इसमें ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, जो भी होगा वही सही हो जाएगा। तो डेबिनार का आपको बता दें, डोबिनार का जो है इसमें से ट्राइड फॉर्मूला कौन सा है, तो भाई ये देख लीजिए आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपका डी में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप देखिए कि KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है। ये क्या है, दोनों बेस हैं, लेकिन कौन सा इसमें शक्तिशाली है, तो वो तो बोल रहा है LiOH, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है। इसका क्या कारण है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि क्यों ये शक्तिशाली है लिथियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा। तो ठीक है डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, मुझे मालूम है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।